अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जमील दादा के चेहरे पर भी मेरी बातें सुनकर एक चमक सी आ गई थी। कमांडर के चेहरे से साफ लग रहा था कि उस पर मेरी बातों का कोई ज़्यादा असर न था। उसने पास पड़ी हुई राइफल उठाकर अपने घुटनों पर रखी और मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी घोड़ा देखा है? कमांडर के इस सवाल पर मैं हंस पड़ा। मुझे हंसता देखकर कमाल शाह कमांडो एकदम गुस्से में आकर बोला, अच्छा हंसते हो, तुम्हारी सारी हंसी निकाल दूंगा। बोलो कभी घोड़ा देखा है? मैं एकदम संजीदा हो गया। जी हाँ देखा है। उसने करख्त लहजे में दूसरा सवाल किया, क्या कभी खरगोश देखा है? जी हाँ देखा है। कभी कोई चीता देखा है? जी हाँ देखा है। अब मैं सवाल के फौरन बाद जवाब दे देता। कमांडर ने पूछा, क्या कभी सांप देखा है? जी हाँ देखा है। कमाल शाह ने राइफल पर जोर से हाथ मारकर कहा, तुमने घोड़ा देखा है मगर मैं तुम्हें घोड़ा बनाऊंगा। तुमने खरगोश देखा है मगर मैं तुम्हें खरगोश बनाकर जंगल में दौड़ाऊंगा। तुमने सांप को देखा है मगर मैं तुम्हें सांप बनाकर यह सिखाऊंगा कि जब सांप दुश्मनों में घिर जाता है तो जमीन उसे छुपने के लिए कैसे जगह दे देती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं कमांडर की असल नीयत समझ गया था। वो मुझे कमांडो ट्रेनिंग की तमाम शक्तियों से आगाह कर रहा था। मैंने सीने पर हाथ मारकर कहा, कमांडर मैं इस्लाम के नाम पर शहीद होने आया हूँ, मगर आपसे ये गुर सीखना चाहता हूँ कि शहीद होने से पहले मैं दुश्मन के कितने मोर्चे तबाह कर सकता हूँ, उसके कितने कनवाई बर्बाद कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काफिर कैसे हलाक कर सकता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स का सिर्फ एक हिंदू फौजी मारकर शहीद नहीं होना चाहता। कमाल शाह कमांडो ने जमील दादा की तरफ देखा और कहा कि दादा अब तुम जा सकते हो। मैं इस नौजवान को पक्का मुसलमान बनाकर कश्मीर के महाज पर भेज दूंगा। जमील दादा ने कमाल शाह कमांडो से हाथ मिलाया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और खुदा हाफिज कहा। जमील दादा चला गया। वहाँ चाय आ गई। चीनी के गोल ट्रे में चाय की चैनक और 2 प्याला रखी थी। बॉडीगार्ड चाय रखकर बाहर निकल गया। कमाल शाह ने प्यालियों में चाय डालकर एक प्याली मुझे दी। चाय काली सियाह थी, उसमें दूध बिल्कुल नहीं था। मैंने एक घूंट पिया तो मालूम हुआ कि चाय में चीनी भी नहीं है। मैंने बिल्कुल ना कहा कि चाय ऐसी क्यों है। कमाल शाह कमांडो चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद वो शेर की खाल से उठा, राइफल एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, नमाज पढ़ते हुए कि नहीं? मैंने कहा, जी कभी कभी पढ़ लेता हूँ। कमाल शाह कमांडो ने गुस्सीली आवाज़ में कहा, इसका मतलब है कि तुम कभी कभी मुसलमान होते हो। गार के बाहर दिहाने पर दोनों बॉडीगार्ड अटेंशन खड़े थे। कमाल शाह कमांडो को देखकर उन्होंने जोर से अपने अपने राइफल पर हाथ मारा। कमाल शाह ने हाथ उठाकर कहा, अजान दो। उसी वक्त एक कमांडो ने हथियार जमीन पर रखकर अजान देनी शुरू कर दिया। ऊंची आवाज से अजान नहीं दे रहा था। मेरा ख्याल है उसकी आवाज चंद गज के फासले तक ही जाती होगी। खुदा जाने कहां से 6-7 बॉडीगार्ड के हुलिये के आदमी दरख्तों झाड़ियों के पीछे से निकले। उन सब ने सरों पर सब्ज साफे या रुमाल बांध रखे थे। मैं उनकी सिर्फ आंखें ही देख सकता था। ये सब कमांडो ही थे। उनमें से एक ने इमामत कराई। हम सब ने उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मुझे मालूम नहीं कि वो नमाज का वक्त था या नहीं। मेरा ख्याल है ज़रूर नमाज का वक्त हो गया होगा। नमाज के बाद कमांडो या कमांडर कमाल शाह ने मेरी तरफ देखकर कहा, चल कर खाना खा लो। मैं उसके साथ दोबारा गार के अंदर आ गया। एक कमांडो खाना ले आया। 4 रोटियां थीं जिनके ऊपर थोड़ा सा अचार रखा था। मैं अब कमाल शाह कमांडो को कमांडर ही लिखूंगा। कमांडर ने 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार डालकर मुझे पकड़ा दिया। खुद थोड़ा सा अचार और 2 रोटियां ले लिया और खाने लगा। यह दोपहर का खाना था। खाना खाने के बाद वो राइफल संभाल कर उठा और बाहर निकलते हुए बोला, मेरे साथ चलो। गार में एक जगह दीवार के साथ कुछ राइफलें और गोलियों की एक बेल्ट पड़ी थी। उसने एक राइफल और गोलियों की बेल्ट उठाकर मुझे दिया और गार से निकालकर पहाड़ी टीले के पास ले गया। कभी राइफल चली है? मैंने कहा, जी हाँ, मगर 1-2 बार ही चली है। उसने टीले के एक दरख्त का निशाना लेकर फायर किया, फिर मुझे राइफल में मैगजीन डालकर दिया और कहा कि दरख्त को टारगेट बनाकर फायर करो। मैंने फायर किया। मुझे धक्का लगा। गोली टारगेट पर बिल्कुल न लगी। कमांडर ने मुझे दूसरी बार राइफल भर कर दिया और कहा कि दोबारा फायर करो, नज़र टारगेट पर रखो। मैंने दूसरी बार फायर किया। मुझे फिर धक्का लगा। मैं ज़रा पीछे को लड़खड़ा गया और गोली न जाने कहाँ की कहाँ निकल गई।
कमांडर ने तीसरी बार राइफल भरकर मुझे दिया और कहा कि एक बार फिर फायर करो। तीसरी बार भी गोली निशाने पर न लगी, लेकिन इस दफा राइफल का धक्का लगते ही मैंने अपने आप को संभाल लिया था। कमांडर ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, शाबाश जवान, तुमने अपने आप को संभाल लिया, अच्छा किया। जब तुम्हें अपने आप को संभालना और राइफल के धक्के को अपने बदन में जज्ब करना आ जाएगा तो तुम्हारा निशाना भी ठीक हो जाएगा। अब मेरे साथ आगे चलो। मैंने राइफल कंधे पर डाली, मैगजीन की पेटी कमर के साथ बांध लिया और कमांडर के पीछे पीछे चलने लगा। हम जंगल के एक तंग से रास्ते से झाड़ियां हटाते गुजरे थे। कमांडर ने मेरी तरफ देखे बगैर आगे की तरफ चलते हुए करख्त आवाज में कहा, जंगली इंसान, झाड़ियों में चलते हुए आवाज पैदा न करो, खरगोश की तरह चलो। मैं शर्मिंदा सा हो गया, मगर यह ट्रेनिंग थी। मैंने फौरन कहा, यस सर। कमांडर रुक गया, पलट कर मेरी तरफ देखा और मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ती हुई आवाज में कहा, यस सर नहीं, हमें सिर्फ कमांडर बोलो। तुम मुसलमान माँ बाप की औलाद हो, अंग्रेज की औलाद नहीं। मैंने फौरन कहा, ठीक है कमांडर। कमांडर ने करख्त लहजे में कहा, अब चलो, एडवांस करो, डबल से चलो। और वह मेरे आगे आगे डबल से दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे डबल मार्च करते हुए दौड़ने लगा। झाड़ियाँ मेरे जिस्म के साथ उलझ रही थीं, मगर मैं डबल मार्च करता चला जा रहा था। दरख्तों में इस कदर हब्स और गर्मी थी कि मेरे बदन से पसीना बहने लगा। आगे टीले की चढ़ाई थी। कमांडर ने हाथ का इशारा करके कहा, अब तुम हमारे पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा। एक तो टीले की चढ़ाई बड़ी दुश्वार थी, दूसरे जगह जगह कांटेदार झाड़ियाँ थीं। टीले के ऊपर पहुँचते पहुँचते मेरा बुरा हाल हो गया। हाथों में खराशें पड़ गईं, चेहरे पर भी खराशें आ गई थीं, सांस बुरी तरह फूल गया था, जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। मैंने ऊपर पहुँचते ही अपनी जैकेट उतार दी। कमांडर ने सख्ती से कहा, जैकेट नहीं उतारेगा। मैंने जल्दी से जैकेट दोबारा पहन लिया। मेरी कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। दो बासी रोटियों पर थोड़ा सा अचार डालकर जो इस कमांडर ने मुझे खिलाया था वो पसीना बनकर निकल चुका था। मुझे प्यास महसूस होने लगी, मगर मैं डर के मारे चुप रहा कि खुदा जाने कमांडर मुझे क्या पीने को कह दे। कमांडर मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था। वो बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुका था, मगर उसका सांस मेरे मुकाबले में इतना नहीं फूला था। वो लोहे के असाब का आदमी बन चुका था। बड़ी मुश्किल से टीले पर मैंने 5 मिनट आराम किया होगा कि कमांडर एकदम से उठ खड़ा हुआ। वापस अपने हाइड आउट में जाएगा, गो गो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर टीले की ढलान पर धक्का दे दिया। मैं झाड़ियों में गिरा, मगर जल्दी से उठा और तेज तेज ढलान उतरने लगा। वो भी खरगोश की तरह छलांगे लगाता मेरे आगे आगे ढलान उतर रहा था। उस वक्त मुझे अपने ऊपर खरगोश होने का गुमान होने लगा था। जब वो मुझे गार के पास वापस लाया तो मेरा बुरा हाल हो रहा था। सारा बदन दर्द करने लगा था, पसीना पानी की तरह बह रहा था। वो मेरे साथ एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठ गया। एक बॉडीगार्ड या कमांडो हमारे लिए पानी का जग भर कर ले आया। कमांडर ने जग मुझे देते हुए कहा, इसके सिर्फ 4 घूंट से ज़्यादा मत पीना। मुझे घोड़े की प्यास लगी हुई थी, मगर कमांडर का हुक्म था। मैंने अपने ऊपर जबर करके सिर्फ 4 घूंट पिए। कमांडर ने जग मुझसे ले लिया और खुद भी गिनकर 4 घूंट पिए। फिर बोला, अब तुम इधर लेट कर आराम करेगा। यह कहकर वो चला गया। मैं वहीं लेट गया। लेटने से मेरे बदन को काफ़ी आराम मिला। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा, क्या मैं ये कमांडो ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, यहाँ से उठकर वापस भाग जाओ। दूसरी आवाज़ आई कि शर्म करो, घर से काफिर दुश्मन से जंग करने निकले हो, क्या मुंह लेकर वापस जाओगे। बाप की रूह को हशर के दिन क्या मुंह दिखाओगे। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुझे नींद आ गई। किसी ने मेरा बाजू जोर से हिलाकर मुझे जगा दिया। मैं जल्दी से उठ बैठा। सारा बदन बुरी तरह अकड़ा हुआ था। शाम के समय जंगल के दरख्तों में उतरना शुरू हो गए थे। कमाल शाह का एक बॉडीगार्ड मुझे जगा रहा था। उसने इशारे से कहा, अंदर चलो। वो मुझे गार में कमांडर शाह कमाल के पास ले गया। कमांडर उसी तरह शेर की खाल पर कमांडो की वर्दी में राइफल घुटनों पर रखे बैठा था। उसने मुझे संतरा खाने को दिया और पूछा, अब क्या ख्याल है तुम्हारा। अगर इरादा बदल लिया है तो मुझे बता दो। मेरा आदमी तुम्हें जंगल से पार ले जाएगा, फिर तुम वापस अपने मुल्क चले जाना। मैंने कहा, कमांडर, जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा। कमांडर मुस्कराया, शाबाश, तुम बहादुर नौजवान हो।
पाकिस्तान को तुम जैसे बहादुर जवानों की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान के सारे जवानों को ट्रेनिंग देकर कमांडो बना देना चाहता हूँ। तुम्हारा मुकाबला एक ऐसी मक्कार कौम से है जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पाकिस्तान का दुश्मन है। वह तुम्हारे मुल्क पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम जवानों को कमांडो बनकर शहरों की तरह दुश्मन के आगे डट जाना होगा। मैंने महसूस किया कि कमाल शाह कमांडो जब मुझे कमांडो ट्रेनिंग दे रहा था तो उसका लहजा पंजाब रेजिमेंट के किसी तरबियत याफ्ता तजर्बाकार कमांडो का था। उस वक्त जब वो मेरे सामने बैठा था तो बड़ी शस्ता उर्दू ज़बान में बात कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान वो मुझे यूनिट का कोई फौजी लगता था, अब वो मुझे किसी उर्दू बोलने वाले सूबे का आदमी लगता था। रात को इशा की नमाज भी वहीं दरख्तों के नीचे बाजमात पढ़ी गई। इसके बाद आग का अलाव रोशन हो गया। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हिरन और 2-4 जंगली मुर्ग लेकर आए थे। उन्हें साफ करके सीख पर चढ़ाकर आग के ऊपर लटका दिया गया। सब ने मिलकर भुने हुए मुर्ग और हिरन का गोश्त खाया। रात ज्यादा गहरी हुई तो कमांडर ने एक छोटी घास फूस की झोपड़ी की तरफ इशारा किया और खालिद फौजी सूबेदार इंस्ट्रक्टर के लहजे में मुझे हुक्म दिया, अब तुम उस झोपड़ी में जाकर सो जाएगा। मैं उठा और हुक्म की तामील में झोंपड़ी में चला गया। झोंपड़ी में बड़ा हबस था, मच्छर थे। कमांडर अभी बहर अलाव के पास ही बैठा अपने आदमियों से बातें कर रहा था। मैंने बाहर आकर कहा, कमांडर, झोंपड़ी की बजाय मैं बाहर सो जाऊं तो कोई इतराज तो नहीं आपको? कमांडर ने सख्ती से कहा, तो मैं झोंपड़ी के अंदर ही सोएगा। हमारा डिसिप्लिन खराब ना करो, नहीं तो हम तुम्हें बॉर्डर पार भेज देगा। मैं खामोशी से वापस झोंपड़ी में आ गया। कुछ पहाड़ी टीलों की उतराई चढ़ाई और जंगल में डबर मार्च का सख्त थका हुआ था। हिरन के गोश्त की खुमार चढ़ी हुई थी। झोंपड़ी में घास का नरम बिस्तर बिछा था। लेटते ही गनूदगी तारी होनी शुरू हो गई। इसके बाद मच्छर मुझे काटते रहे मगर मुझे कोई होश न रहा। खुदा जाने कितनी देर सोया होगा कि किसी ने मुझे पाँव से ठोकर मारकर जगा दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। झोंपड़ी में अंधेरा था। मेरे पास एक ऊंचा लंबा इंसानी साया खड़ा था। मुझे कमांडर की करख्त आवाज़ आई, चलो उठो। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ मगर अभी तक गनूदगी के आलम में था। मैंने पूछा, कहीं जाना है कमांडर? कमांडर ने मुझे झोंपड़ी के बाहर धक्का देते हुए कहा, अभी बताता है कहाँ जाना है। झोंपड़ी के बाहर आकर मैंने देखा कि अभी रात ही थी। खुदा जाने अभी कितनी रात बाकी थी, सुबह नहीं हुई थी। बाहर एक दरख्त के साथ लालटेन जल रही थी। कमांडर अपनी कमांडो वर्दी में था और राइफल उसके कंधे से लटक रही थी। बाहर आकर उसने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, अब यहाँ से मेरे साथ दौड़ लगेगा। सटाट। वो दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। हम बिल्कुल उस तरह दौड़ रहे थे जिस तरह आजकल लोग जॉगिंग करते हैं। कमांडर मेरे आगे आगे था। जंगल था। जंगल में रात का अंधेरा छाया हुआ था मगर कमांडर जंगल के ऐसे इलाके में मुझे अपने साथ दौड़ा रहा था जहाँ झाड़ियों को साफ करके पतला सा रास्ता बना दिया गया हो। उसने मेरे कंधे से भी राइफल लटका दी थी। रात के अंधेरे में रास्ता धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद दौड़ते दौड़ते कमांडर ने अपने राइफल कंधे से उतार कर अपने हाथ में कर लिया, इस तरह जिस तरह दुश्मन को किसी पोस्ट पर चार्ज करते हुए फौजी पकड़ लेते हैं। उसने मुझे हुक्म दिया, राइफल अटैक पोजीशन में कर लो। मैं जल्दी से राइफल कंधे से उतार कर दोनों हाथों में पकड़ लिया क्योंकि कंधे पर लटकी हुई राइफल बार बार मेरी कमर से टकरा कर मुझे सख्त अजियत दे रही थी। हम दौड़ते चले जा रहे थे। दरख्तों के बीच में जंगली झाड़ियों के दरमियान बनाई गई पगड़ डंडी खत्म होने का नाम न लेती थी। इधर उधर मुड़ जाती थी, खत्म नहीं होती थी। दौड़ते दौड़ते मेरा सांस फूल गया, जिस्म पसीने में शराबोर हो गया मगर मैं रुक नहीं सकता था। मेरा इंस्ट्रक्टर और मुजाहिद कमांडो कमाल शाह उर्फ कमांडर जवानों की तरह कोई करता दौड़ता चला जा रहा था। मेरा ख्याल है कोई 6-7 मील हम जरूर दौड़े होंगे। एक जगह तालाब आ गया। कमांडर वहां रुक गया, पलट कर बोला, अब तुम यहाँ बैठ जाएगा, जब तक हम वापस नहीं आएगा तुम इधर ही बैठा रहेगा। यह कहकर वो तालाब की तरफ दौड़ता हुआ दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। या अल्लाह, ये शख्स इतने बियाबान जंगल में आधी रात को मुझे किस लिए अकेला छोड़ गया है। मैं बुद्ध बना हुआ वहीं बैठ गया और राइफल मैंने अपने हाथों में पकड़ लिया कि अगर किसी तरफ से कोई जंगली दरिंदा आ गया तो उस पर फायर कर सकूंगा। कुछ ही देर बाद मेरा सांस ठीक हुआ तो मैंने झाड़ियों के अंधेरे में घूर घूर कर माहौल का जायजा लिया। बड़े बड़े दरख्त, सुनसान जंगल रात के अंधेरे में भूतों की तरह खड़े थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था।
यह बड़ा डरावना सन्नाटा था। यूं लगता था कि अभी किसी तरफ से कोई शेर या कोई चुड़ैल निकलकर मुझसे चिमट जाएगी। कमांडर मुझे अंधेरे जंगल में अकेला छोड़कर न जाने किधर गायब हो गया था। अचानक दूर से शेर की धाड़ सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर उठ खड़ा हुआ। दूसरी बार शेर की धाड़ बिल्कुल करीब सुनाई दी। शेर की दहशत ने मुझे पत्थर की तरह साकत कर दिया। अगरचा राइफल मेरे हाथ में थी, मगर मौत सामने नजर आ रही थी। शेर कहाँ मुझे राइफल से फायर करने का मौका देगा। तीसरी बार शेर धड़ा तो मैंने राइफल वहीं फेंकी और दरख्त की तरफ भागा। दरख्त की शाखों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर मुझ पर खौफ तारी था। चुनाचे शाखों पर हाथ नहीं पड़ रहा था। आखिर एक बार मैंने अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर उछला और शाख को पकड़ लिया। फिर टांगों को झल्लाकर टहनी से लिपट गया। शेर उछलकर मुझे पकड़ सकता था। अंधेरे में शाखों को इधर उधर हटाता ऊपर वाले एक दो शाखे पर जाकर बैठ गया। मुझ पर वाकई शेर का खौफ तारी था। इसके बाद शेर की धाड़ सुनाई ना दी। शायद किसी दूसरी तरफ निकल गया था, लेकिन मैं इस कदर डरा हुआ था कि वहीं दरख्त के दो शाखे पर बैठा रहा। अगरचा मुझे मच्छर और चींटियां काट रही थीं। बैठे बैठे जब मुझे देर हो गई और मच्छरों और चींटियों से जंग करने की ताकत न रही, तो मैं दरख्त से नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही मैंने राइफल उठाई और उसको तान कर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया, इस डर से कि अगर अचानक शेर किसी तरफ से निकल आया तो उस पर फायर कर दूंगा। शेर को गोली लगे या न लगे, मगर राइफल के धमाके की आवाज़ से कम अज कम वो डर कर ज़रूर भाग जाएगा। मैं इसी पोजीशन में राइफल ताने बैठा रहा। शेर भी ना आया, कमांडर भी ना आया। फूंक पड़ने लगी। जंगल में पिछले पैर का हल्का हल्का नूर सा फैलने लगा। दरख्तों के नीचे झाड़ियों के खाके वाजे होने लगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें फाड़कर चारों तरफ का जायजा ले लेता था। दरख्तों पर परिंदों की चहकारें शुरू हो गई। एक लंगूर ने सामने वाले दरख्त से मेरे वाले दरख्त पर छलांग लगाई और फिर एक शाख पर झूलता हुआ तीसरे दरख्त की तरफ निकल गया। मैं तालाब के किनारे झाड़ियों की ओट में था। मुझे यह डर भी था कि सुबह सुबह कोई जंगली दरिंदा पानी पीने ना आ जाए। मैंने सोच रखा था कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं धड़ाधड़ फायरिंग करने लगूंगा। मेरे पास गोलियों की कमी नहीं थी। मैं हैरान था कि कमांडर मेरे पास वापस क्यों नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वो मेरी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान लेना चाहता है। मुझे यकीन हो गया कि अब वो नहीं आएगा। दिन की सफ़ेद सफ़ेद रोशनी जंगल में उतर रही थी। वापसी का रास्ता मुझे मालूम था। चुनाचे मैं उठा और वापस उस छोटे से तंग रास्ते पर चल पड़ा जो झाड़ियों को काट कर बनाया गया था। दिन की रोशनी में मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। ताहम राइफल मैंने अपने हाथों में इस तरह पकड़ रखी थी कि ज़रा से खतरे पर फौरन फायर कर सकता था। खुदा खुदा करके जंगल का रास्ता ख़त्म हुआ। जब मैं कमांडर के हाइड आउट पर वापस आया तो दिन काफ़ी निकल आया था। सूरज दरख्तों के ऊपर काफ़ी बुलंदी पर आ गया था। गार के बाहर भी कोई आदमी नजर न आया। मैं अपने घास फूस के झोंपड़े के बाहर ज़मीन पर बैठ गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कमांडर मुझे आधी रात को झोंपड़े से उठाकर ले गया था। इतने में कमांडर गार में से निकला। उसके साथ दोनों बॉडीगार्ड थे। गार के बाहर आकर उसने मेरी तरफ देखा और अकेला मेरे पास आ गया। मैं जल्दी से उठ खड़ा हो गया। कमांडर ने मुझसे ये पूछने की भी ज़रूरत महसूस न किया कि जंगल में मेरी रात कैसी गुजरी। उसने ये भी ना बताया कि वो मुझे छोड़ने के बाद वापस क्यों नहीं आया था। बस मेरी तरफ एक नज़र देखा और फौजी इंस्ट्रक्टरों वाले करख्त लहजे में कहा, अब तुम अपनी झोपड़ी में बैठकर खाना खाएगा। इसके बाद तुम्हारी ज़ाब्ते के साथ ट्रेनिंग शुरू होगा। गो। मैं झोपड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड मेरे लिए खाना लाया। दो रोटियां, उसके ऊपर रखा हुआ रात वाले हिरन के गोश्त का टुकड़ा। मैंने बॉडीगार्ड से कहा, मुझे इतनी भूख नहीं है भैया, यह तो नाश्ते का वक्त है। बॉडीगार्ड ने कोई जवाब ना दिया और चला गया। मैंने बमुश्किल एक रोटी हिरन के गोश्त के साथ खाई। उस रोज़ मुझे सुबह के वक्त चाय भी ना मिली। बाहर से कमांडर की आवाज़ आई, नया रंग रोड बाहर निकलो डबल से। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। कमांडर कमांडो की फुल वर्दी में राइफल कंधे से लटकाए खड़ा था। सब्ज रुमाल सर पर बंधा हुआ था। मुझे देखा और ये कहकर चल पड़ा एडवांस है। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे जंगल के एक और रास्ते पर चलाता हुआ खुली वादी में ले आया। ये वादी छोटी सी थी। चारों तरफ पहाड़ियाँ थीं। ऊंची नीची जमीन पर कहीं कहीं ऊंची घास थी और कहीं दरख्तों के झुंड अलग होकर खड़े थे। कमांडर एक जगह बैठ गया। मैं बैठने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ बैठकर आराम नहीं करने आया,
यह तुम्हारी खाला का रेस्ट हाउस नहीं है। चलो इस वादी के 2 चक्कर लगाओ। डबल मार्च करते हुए गो। उसने इतनी जोर से फौजी अंदाज में गो कहा कि मैं बेख्तियार दौड़ पड़ा। वादी के गिरदा गिर्द एक पगड़ डंडी बना दी गई थी। यहाँ नए रंग रूटों से दौड़ें लगवाई जाती थीं। मैं डबल मार्च करता जा रहा था। एक जगह थक कर जरा रुका तो दूर से कमांडर की आवाज़ आई, अभी रेस्ट नहीं करेगा तुम? गो। मैंने पलट कर देखा। कमांडर एक ऊंची जगह पर बैठा मुझे बराबर निगाह में रखे हुए था। ज़्यादा क्या बताऊं, बस यूं समझ लें कि जब मैंने वादी के 2 चक्कर पूरे किए तो खच्चर की तरह हाँफ रहा था और पसीने में शराबोर था। कमांडर खुश होकर बोला, शाबाश, अब तुम पूरा खच्चर बन गया है। हम तुम्हें पहले खच्चर बनाएगा, फिर घोड़ा बनाएगा, इसके बाद तुम्हारे कान खींच खींच कर खरगोश बना देगा। दोपहर तक कमांडर मुझे दौड़ाता टीलों पर चढ़ाता उतारता रहा। एक जगह बरसाती जोड़ था जिसका पानी सब्जी महल था। वहां कर कमांडर ने हुक्म के लहजे में कहा, अब तुम इस तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाएगा। पानी को हाथ से इधर उधर हटाएगा, फिर सिर्फ 1 कप पानी पिएगा। जौहर का पानी इतना गंदा लग रहा था कि मैंने कहा, कमांडर मुझे प्यास नहीं है। हालांकि मुझे बड़ी प्यास लगी थी, मगर मैं जौहर का गंदा पानी नहीं पीना चाहता था। कमांडर ने धाड़ कर कहा, तुम्हारा मई बाप भी ये पानी पिएगा। गो। उसने मुझ पर राइफल तान लिया। मैं खौफजदा हो गया। मुझे इस शख्स से डर लगने लगा। इसका कोई पता नहीं था कि सच मुझे गोली ही मार दे। मैंने झुककर जोहड़ के पानी को हाथ से इधर उधर हटाया और आंखें बंद करके 2 चुल्लू पानी पी गया। कमांडर की आवाज़ आई, शाबाश, अब तुम इस जोहड़ में गोता लगा कर इसके दूसरे किनारे पर जाएगा। अगर तुमने सर पानी से बाहर निकाला तो हम फायर कर देगा। मैं कमांडर के इस अजीबोगरीब हुक्म पर हैरान परेशान हो रहा था कि उसने मुझे जोहड़ में धक्का दे दिया। मैंने नाक मुंह आंखें बंद कर लिया। जोहड़ के पानी की तह पर दरख्तों की झाड़ियाँ थीं, उनमें मेरा पाँव फंस गया, मगर मैंने जल्दी से उसे खींच कर निकाला और जितनी तेजी से पानी के अंदर रहकर तैर सकता था, तैरता हुआ दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ा। खुदा का शुक्र है कि जिस वक्त कमांडर ने मुझे जोहड़ में धक्का दिया, उस वक्त पर सांस ऊपर की तरफ ले रहा था और मेरे जिस्म में काफ़ी ऑक्सीजन थी। जोहड़ ज़्यादा चौड़ा नहीं था, फिर भी एक सांस में गोता लगाकर पानी के अंदर ही अंदर तैर कर दूसरे किनारे तक जाना एक मुश्किल मरला था। जबकि पानी के अंदर जो झाड़ झनकार थी वो भी मेरा रास्ता रोक रहा था, मगर मैं इस तरह मरना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी कश्मीर की लड़ाई में जाकर मरना चाहता था। मेरे अंदर ज़बरदस्त ताकत आ गई और मैंने एक ही सांस में जोहड़ को पार कर लिया। जब मेरे हाथ पानी के अंदर दूसरे किनारे की दीवार से टकराया तो मैंने सर बाहर निकाला। कमांडर की गोली का डर बराबर लगा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि मैंने जोहड़ पार कर लिया था। कमांडर पहले ही से दूसरे किनारे पर आकर खड़ा हो गया था। उसने हाथ देकर मुझे जोहड़ से बाहर खींच लिया। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा। अपने बाजू देखे तो दहशत से मेरी चीख निकल गई। मेरी कोहनियों तक बाजू के साथ झोंके चिमटी हुई थीं। मैंने जल्दी जल्दी झोंके खींच खींच कर उतारी। इस तरह पिंडलियों पर भी झोंके चिमट कर मेरा खून चूस रही थीं। 2 झोंके मेरी गर्दन से भी लगी हुई थीं। कमांडर पास खड़ा तमाशा देख रहा था। शाबाश, अब मेरे पीछे आ जाओ। वो आगे चल पड़ा। झोंकों से निजात हासिल करने के बाद मैं भी उसके पीछे रवाना हो गया। वो मुझे बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान एक ऐसी जगह पर ले आया जहाँ शफाफ पानी का चश्मा बह रहा था। कमांडर ने हुक्म दिया, इसमें तुम नहाएगा, कपड़े धोएगा। गो गो। वो एक तरफ झाड़ियों के पास राइफल लेकर बैठ गया। मैं चश्मे में उतर गया। मैंने शफाफ ताज़ा पानी में कपड़े उतार कर धोए, अच्छी तरह गुस्ल किया और जोहड़ के पानी की सारी अलैशें धो डालीं। फिर कपड़े नचोड़ कर गीले ही पहन लिए। इस दौरान कमांडर ने अपना कमांडो नाइफ यानी खास किस्म का चाकू निकाला हुआ था और उससे दरख्त की टहनियाँ काट रहा था। फिर उसने वहाँ आग जलाई और मुझे कहा कि तुम इस सामने वाली झाड़ी में जाएगा, वहाँ तुम्हें एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ मिलेगा, तुम उसे पकड़कर हमारे पास लाएगा। गो। मैं मशीन की तरह झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। झाड़ी में गौर से झुक कर देखा। एक तरफ से मेंढक की आवाज़ आई। खुदा जाने ये मेंढक वहाँ कहाँ से आ गया था। मुझे यकीन है कि यह मेंढक खुद कमांडर ने वहाँ रखा था। मैंने मेंढक को लपेट कर पकड़ लिया और कमांडर के पास ले आया। कमांडर ने मेरे देखते ही देखते चाकू से मेंढक की गर्दन अलग करके उसका पेट चाक करके इंतड़ियाँ वगैरह निकाल कर फेंक दिया। फिर उसे आग पर रख कर भूनने लगा। मेरी समझ में न आया कि वो मेंढक किस लिए भून रहा है। अचानक मेरा दिल उछल कर मेरे हलक के करीब आ गया।
कहीं ये मेढक मुझे खिलाने के लिए तो नहीं भून रहा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि कमांडर ने मेंढक की एक टांग काट कर मेरी तरफ फेंकी और कहा कि अब तुम इसको खा जाएगा। गुड। दूसरी टांग कमांडर खुद चबाने लगा। मैंने जिंदगी में कभी मेंढक नहीं खाया था। मेंढक खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, कमांडर, मैंने कभी मेंढक नहीं खाया। कमांडर बोला, तुम्हारे सामने अगर हम मेंढक की टांग खाते हैं तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें गोली मार देगा। गुड। और कमांडर ने राइफल की नली का रुख मेरी तरफ कर दिया। इस अजीबोगरीब सख्त जिद्दी शख्स से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती थी। मैंने आंखें बंद की और मेंढक की टांग मुंह में डालकर चबाने लगा। मैंने नाक के जरिए सांस लेना भी बंद कर दिया था ताकि मुझे मेंढक के जले हुए गोश्त की बू न आए। मेरा खुदा ही जानता है कि मैंने किस अजाब के साथ मेंढक की टांग खाई। जब खा चुका तो कमांडर उठ खड़ा हुआ। उसने हुक्म दिया, अपने पाँव के जूतों से इस आग को अच्छी तरह बुझा दो। अब तुम इस तालाब के गिर्द 15 चक्कर पूरे करेगा। हम यहाँ खड़े होकर गिनेगा, पूरे 15 चक्कर लगाएगा। गो। वो खड़े कर बोला। मैं रिपोर्ट मशीन का आदमी बन गया था। उसने गो कहा और मैं दौड़ पड़ा। तालाब का हल्का ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी 15 चक्कर लगाते लगाते मैं हलकान हो गया। 15 चक्कर पूरे हो गए तो मेरा सांस झोंकने की मारे चल रहा था। कमांडर ने खुश होकर मुझे देखा और बोला, शाबाश जवान, अब तुम घोड़ा बन गया है, पूरा घोड़ा बन गया है। अब वापस अपने हेडक्वार्टर जाएगा। जिस वक्त हम वापस कमांडर कमाल शाह के कार वाले खुफिया ठिकाने पर आए तो दिन ढलना शुरू हो गया था। थकान के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। कमांडर मेरे साथ मेरे झोंपड़े में आकर बैठ गया। वहाँ चाय आ गई, साथ बिस्कुट भी थे। अब कमांडर फिर शाह बन गया था। शस्ता उर्दू में कहने लगा, मैंने तुम्हारे उस सहनी अज़म को देख लिया है जो तुम्हारे खून में गर्दिश कर रहा है। ये बड़ी खुश आइंदा बात है। मैं पाकिस्तान के हर जवान के खून में इस अज़म को गर्दिश करते हुए देखना चाहता हूँ। कैद आज़म ने मुसलमानों को यही सहनी अज़म अता किया था। पाकिस्तान की नई नस्ल को इस सहनी अज़म के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देनी है। याद रखो, ये तुम्हारे आराम करने के दिन नहीं, काम करने के दिन है। अनथक मेहनत करने और हर वक्त फौजी जवान की तरह चौकस रहने के दिन है। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे वतन पाकिस्तान का दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा है। वो मौका की तलाश में है, उसे मौका हरगिज़ ना देना। उसे यकीन दिला दो कि तुम इस्लाम के सिपाही हो। महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज के सिपाही हो। अपनी सरहद को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो, अपने फ़र्ज को पहचानो। फिर दुनिया की कोई मुखालिफ ताकत पाकिस्तान को अपनी जगह से हिला नहीं सकती। याद रखो, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए बेबहा कुर्बानियाँ दी हैं। यह मुल्क कायम रहने के लिए बना है। तुम कमज़ोरी दिखाओगे तो तुम ख़त्म हो जाओगे, मगर पाकिस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा। कुदरत किसी दूसरी नस्ल को तरबियत देकर उसे मुसीबतों, तकलीफ़ों और अजीतों का आदी बनाकर तुम्हारी जगह पर ले आएगी।